तो प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 5th सेमेस्टर की क्लासिकल मैकेनिक्स है, जिसमें हमारी यूनिट चल रही है, शायद लास्ट ही यूनिट चल रही है। हाँ, लास्ट यूनिट चल रही है सेंट्रल फोर्स। देखो आज का जो टॉपिक है ये है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। सर लास्ट क्लास में हमने सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे विद प्रूफ, जिनमें 3 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे। तो ये एक तरीके से फोर्थ प्रॉपर्टी भी है क्या, जो टोटल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो भी सेंट्रल फोर्स के अंडर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस चीज की हम साथ में आज प्रूफ भी करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन भी करेंगे। देखो ये आपके सिलेबस का टॉपिक है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कराता। देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन दिख रहा है। इसके बाद करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। पहले हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस कर लेते हैं। सर अभी तो आपकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी बची हुई है, क्वांटम मैकेनिक्स भी बची हुई है, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बची है। आप टेंशन छोड़ दो, डेली आपकी क्वांटम मैकेनिक्स की भी क्लास आएगी आज, और कोशिश करेंगे क्लासिकल की 2 आए। अगर क्लासिकल की 2 नहीं आती तो स्टैटिकल मैकेनिक्स की भी आज एक क्लास आए, लियोविलेज थ्योरम हम उसमें कवर करेंगे। पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं। सर पहले क्यों लिख लेते हो, पहले लिखने का रीजन ये है, वीडियो थोड़ी सी क्या बनेगी, छोटी बनेगी, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी बैठती है। यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स माननी है हमें, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, एक पार्टिकल मानना पड़ेगा, पार्टिकल का मास m मानना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल, हमने एक पार्टिकल मान लिया। पार्टिकल का मास कितना था, स्मॉल m, मूविंग अबाउट ए फिक्स सेंटर o, यानी कि हमने एक ये सेंटर है o, एक पार्टिकल मान लिया जिसका मास कितना है m, और वो एक फिक्स सेंटर के अलोंग घूम रहा है। ठीक, इसकी रेडियस कितनी मान लू बच्चा, r मान लू, जो घूम रहा है इसके अलोंग घूम रहा है कोई पार्टिकल। तो यहाँ पे सेंट्रल फोर्स कितना होगा, अगर मैं सेंट्रल फोर्स की आपसे चर्चा कर दूं तो सेंट्रल फोर्स को एफ आर से रिप्रेजेंट नहीं करते, बताओ करते हैं नहीं करते, बिल्कुल करते हैं सर। तो एफ आर, आपने एक और पढ़ा था, जो सेंट्रल फोर्स होता है एफ, वो क्या होता है, एफ माइनस के ग्रेडियंट यू। यू क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेडियंट क्या होता था भाई, डी बाई डी टी या कर्ली वाई कर्ली टी की ना तो डॉट प्रोडक्ट ना क्रॉस प्रोडक्ट। अरे यही तो होता था ना लाइको, यही तो होता था। हाँ, यू क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रूफ भी कराया था। एफ बराबर कर्ल ऑफ एफ बराबर 0 भी प्रूफ किया था, ये हमने प्रूफ किया हुआ था। ठीक है, अगर आपको समझना है एफ बराबर माइनस के ग्रेडियंट यू कहां से आया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना एफ बराबर माइनस के ग्रेडियंट यू कहां से आया। फर्स्ट सेमेस्टर में था ये। ठीक, वहां पर यू क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं आपके सब सिलेबस में पोटेंशियल एनर्जी वी माना हुआ है। तो एफ बराबर माइनस के, ये क्या होता है, कर्ली बाई कर्ली आर, यही तो होता है आपका डेल। ये अगर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो ये डाइवर्जेंट कहलाता है, क्रॉस कर देते हो तो ये कर्ल कहलाता है। तो आप ना क्रॉस करते ना डॉट करते, बस ऐसे ही लिख दो, तो वो क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में चर्चा कर चुका हूं, तो अब मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो एफ बराबर माइनस के ग्रेडियंट ऑफ वी, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। यही तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं लगाई है, यही तो लिखा द पार्टिकल इज मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स। अरे जब पार्टिकल किसी एक्सिस के अलोंग घूमता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है, सेंटर से अवे भी लगता है। तो यानी कि जो सेंटर की तरफ फोर्स लगे है, सेंटर से अवे लगे, वो क्या कहलाता है, सेंट्रल फोर्स कहलाता है। तो जो पार्टिकल मोशन कर रहा है अंडर अ सेंट्रल फोर्स के अलोंग ही मोशन करेगा। चलिए, ये आप चाहो तो कोई इक्वेशन मान सकते हो, आगे जरूरत पड़ सकती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हमने एज्यूम कर ली, वेयर v इज द पोटेंशियल एनर्जी यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर थीटा, याद है हम आर थीटा की फॉर्म क्या होती है, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर ये रहा और ये यहाँ पे कुछ एंगल बनाती है थीटा। तो जब हम
पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आर और थीटा की फॉर्म में लिखते हैं, वही एनर्जी क्या कहलाती है आपकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अगर हम v पोटेंशियल एनर्जी मानना है और यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स वी कैन राइट द लैग्रांजियन फॉर द सिस्टम। हम लिख सकते हैं लैग्रांजियन लिख सकते हैं। लैग्रांजियन क्या होती है, एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है लैग्रांजियन की, ये वाली पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है लैग्रांजियन की, हमने प्रूफ की हुई है, किसमें, इसी बुक में की हुई है। दूसरा एल का एक और फॉर्मेट होता है, एल बराबर क्या होता है, क्या टी माइनस वी नहीं होता, टी क्या है काइनेटिक एनर्जी और वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हमने प्रूफ किया हुआ है, पेज पलटो और जाके देख लो। तो एल बराबर किसके हो गया, टी माइनस वी के। और जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होती है। सर किसके बराबर, बेटा काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम, ये तो हो गया। और वेलोसिटी क्या होती है, आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी होती है किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। किसमें हमने पढ़ाई थे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, कौन सी फिजिक्स थी, मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी पढ़े थे, पोलर भी पढ़े थे, कार्टेशियन भी पढ़े थे। तो उसमें हमने वेलोसिटी निकाल ली थी, वेलोसिटी इसका अंडर रूट आती है, और जब हाफ एम वी स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाता है। तो यहाँ पे देखो हाफ एम काइनेटिक एनर्जी की जगह आ गया माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसी की ऐसी, बस पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पर डिपेंड करती है, तो हमने आर पर डिपेंड करके दिखा दिया। समझ गए सर, समझ गए बिल्कुल, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं, बेसिक चीज थी, ये आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो मुझे इसकी भी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़े वो तो आगे देखेंगे, फिलहाल इसे भी कोई सी ना कोई सी इक्वेशन हम एज्यूम कर लेते हैं। कौन सी इक्वेशन एज्यूम कर ली हमने, इसे सेकंड। ठीक, अब आप इक्वेशन सेकंड को, यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ देखो जो इक्वेशन सेकंड है आपकी उसमें थीटा कहीं दिखाई दे रहा, सर नहीं दिखाई दे रहा। और जो थीटा ना दिखाई दे यानी कि वैल्यू जो ना दिखाई दे, उससे हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। और जिससे इंडिपेंडेंट होगी, सुनो बड़े ध्यान से, जब इंडिपेंडेंट होगी तो कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाते हैं, इग्नोरेबल या साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इक्वेशन सेकंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी कि जो इक्वेशन सेकंड है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है, मुक्त है। Hence theta is a cyclic coordinate। तो थीटा क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। तो L का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना होगा, जीरो। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि जब थीटा है ही नहीं किसी वैल्यू में तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। हालांकि अभी मुझे पता नहीं इसकी जरूरत पड़नी है या नहीं पड़नी, फिर भी इसे क्या मान लेता है, इक्वेशन थर्ड मान लेता हूं। The canonical momentum p theta corresponding to the coordinate theta is given by। सर ये क्या लिखा आपने, आप एक थोड़ी सी चीज समझना, जो मोमेंटम होता है एपी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आपका नॉर्मली होता है नॉर्मल रेखीय यानी कि लीनियर मोमेंटम के लिए, और एंगुलर होता है जब कोन पे दौड़ती हो। तो जब कोई बॉडी कोन पे दौड़ती है तो वहां पे दो मोमेंटम होते हैं, एक तो थीटा के रेस्पेक्ट में और आर के रेस्पेक्ट में। जो थीटा के रेस्पेक्ट में होता है उसे बोलते हैं कैनोनिकल मोमेंटम, और जो आर के रेस्पेक्ट में होता है उसे एक तरीके से बोला जाता है रेडियल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, जो किसके बराबर होता है आपको याद होगा, सर हमारे याद नहीं, किसमें, लैग्रांजियन में हमने प्रूफ करा नहीं था क्या ये वाली बात, पीजे बराबर कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यूजे डॉट। आया कुछ याद, सर आ गया याद, थोड़ा थोड़ा सोचो, ये याद आया होगा, पीजे बराबर कर्ली एल अपॉन, हमने आई भी मानना हुआ था, तो अब मैं अगर पी जे की जगह थीटा रखूं तो थीटा आ जाएगा, यहाँ पे थीटा रखूंगा तो थीटा डॉट आ जाएगा, और मैं इस वैल्यू का डिफरेंशियल करके निकाल के देखूंगा तो यही आएगा। सर निकाल के दिखा दो एक बार, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस हिस्से को रफ कर दे रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट से ऊपर कर दो क्या, क्योंकि मुझे इक्वेशन फर्स्ट की जरूरत पड़ सकती है, तो ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, आप कॉपी के रफ हिस्से पे लिख लेना इसे। किस है, देखो मेरे पास क्या, पी थीटा इज इक्वल टू कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा, इस वाले फॉर्मूले से वैल्यू रखी गई है, ये यहाँ ये ऊपर, और बेटा यहाँ जे था, क्यू जे था तो यहाँ जे था, थीटा है तो यहाँ थीटा आ जाएगा।
बराबर कर्ली अपॉन कर्ली थीटा डॉट। एल की वैल्यू रख दूं, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड क्या कहती है, हाफ एम आर स्क्वायर आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस वी आर पर डिपेंड कर रहा, यही तो। अब थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना, क्या इसमें कहीं थीटा डॉट आ रहा है इस वाले टर्म में, तो इसका तो जीरो, इसमें आ रहा है इसका होगा, इसमें भी थीटा डॉट नहीं है, इसका और इसका तो जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, बराबर हाफ एम, ये तो जीरो, इसका कितना आर स्क्वायर का क्या 2r ना होगा, थीटा डॉट स्क्वायर नहीं 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 नहीं, थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं चांद मेरे, तो आर स्क्वायर एम भी ऐसा ही, आर स्क्वायर भी ऐसा ही, थीटा डॉट का 2 थीटा डॉट ना हो जाएगा, अरे एक्स स्क्वायर का क्या 2x ना होता, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, और इसमें क्या है, इसमें आर है, थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में करना, तो ये भी जीरो, तो ये कट गया, कितना हो गया, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट ना हो गया। आप चाहो तो रफ कॉपी पे ये कहीं बात लिख लो, ठीक है, लिख ली, चलो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इस बात को, तो आपको इस बात को लेके कंफ्यूजन में आना नहीं है, लेकिन जो आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ ऐप पर 60-65 रुपए में, उसमें ये बात मेंशन है इनके नीचे। अब इस बात को देखो, क्या ये एंगुलर मोमेंटम के बराबर नहीं है, विच इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। सर एंगुलर मोमेंटम कहां से आ गया, अरे यार आपने P बराबर एम वी नहीं पढ़ा, सर पढ़ा है, जब कोई बॉडी सीधी दौड़ती है तो होता है क्या, लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग, जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे दौड़ती है तो होता है एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग। तो जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे दौड़ेगी तो P की जगह या तो J मान लो या L मान लो, और एम वी आर रेडियस आ जाती है। आपकी बुक में जे माना हुआ, जे क्यों माना हुआ, क्योंकि एल लैग्रांजियन को माना हुआ है। अगर आप एंगुलर मोमेंटम को भी एल मान लोगे और लैग्रांजियन को भी एल मान लोगे तो बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए एंगुलर मोमेंटम को क्या मान लिया, जे। तो जे बराबर क्या, एम वी आर, और आपका आपका एम आर ओमेगा इंटू आर। अबे v बराबर आर ओमेगा नहीं होता सर, होता है आर आर, आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, ओमेगा बचेगा, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी किसके, थीटा बाई डी टी के बराबर होती है। और क्या मैं इसे थीटा डॉट नहीं लिख सकता, तो यही तो लिखा, क्या ये दोनों चीजें सेम है, नहीं है, तो ये एंगुलर मोमेंटम के बराबर नहीं है, तो मैंने यही तो लिखा विच इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। साथ में आप साइड में हिंट के लिए ये बात भी लिख लो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ ये इसके बराबर कैसे लिख दिया, क्योंकि मेरे पास हर चीज का क्या है, एक्सप्लेनेशन होते हैं, ताकि आप बुक में देख के कंफ्यूज ना हो कौन सी चीज कहां से जबरदस्ती घुसेड़ दी। तो आपको उस चीज से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हर चीज का क्यों कैसे कब क्या हुआ उसकी एक्सप्लेनेशन में दूंगा, ठीक, कर दिए ये बात भी आप समझ गए। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसलिए पहले लिख लिया गया है, नहीं तो वीडियो में देख रहा हूँ और टीचर्स की इस टॉपिक पे 1-1 घंटे की 60-60 मिनट की है, और मेरी भी इतनी बैठती, भैया टीचर क्या करे जब टॉपिक इतना खतरनाक है, सब टीचर मेहनत करता है, बस ये है आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है उससे पढ़ो, मेरा आ रहा मेरा, किसी और टीचर का आ रहा किसी और टीचर का, कहीं से भी पढ़ो, बस आपको क्या मार्क्स अच्छे आने चाहिए, उस टॉपिक की नॉलेज मिलनी चाहिए, और कैरियर में आप ग्रोथ करने चाहिए, क्योंकि आप ना हमें कभी मिलोगे, मिल गए तो बहुत नसीब की बात है, नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ रहे हो अपने कैरियर के लिए, तरक्की के लिए, वो होनी चाहिए, वो मेरे द्वारा हो या किसी और टीचर के द्वारा हो, बस आपकी सक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। आओ चलो, ये यहां तक हमने लिख लिया। अब लैग्रांजियन इक्वेशन इज गिवन बाय, ये लैग्रांजियन इक्वेशन आप बार बार पढ़ते आए हो, इसे अगर हम नॉर्मली पढ़े, नॉर्मली ये वाली होती है बादशाह, डी बाई डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू 0।
अब हम क्या करते थे, अपने हिसाब से यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स रख देते थे। अगर हमें थीटा की जरूरत थी तो हमने क्यू की जगह थीटा रख दिया, तो थीटा डॉट थीटा। जब मुझे आर की जरूरत है तो क्यू जे की जगह आर रख दिया। जब मुझे एक्स की जरूरत पड़ेगी एक्स रख देता हूँ, वाई की जरूरत पड़ती है वाई रख देता हूँ। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं, ये बात मैंने रफ कर दी। तो याद रख लेना, कभी दोनों को देख के कंफ्यूज हो जाओ। जैसे आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ते a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको क्या a प्लस बी मिला है, अब 2x मिलता है, कभी कुछ मिलती है कभी कुछ। ऐसी नॉर्मल नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू तो चेंज हो सकती है ना, वो तो फॉर्मूला है लैग्रांजी इक्वेशन का, उसे आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक, चलो ये हो गया मेरे पास। अब मैं वैल्यूज रखता हूं, ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इक्वेशन भी मान लू चाहूं तो कुछ इक्वेशन 4, ताकि आपको दिक्कत कुछ भी ना हो। अब देखो डी बाई डी टी, अब इक्वेशन किससे, थर्ड से और फोर्थ से, यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। मैंने थर्ड और फोर्थ को यूज किया है। कैसे, कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा डॉट किसके बराबर, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा इक्वेशन जैसे 0 के बराबर 0। तो भैया इसका डिफरेंशियल था, इंटीग्रेशन करूंगा तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट बचेगा, इज इक्वल टू जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट ऐड हो जाता है। अब डिफरेंशियल का उल्टा, जब इंटीग्रेशन करोगे तो डिफरेंशियल टर्म खत्म हो जाएगी, बस ये बचेगी, और अपने पास से कांस्टेंट ऐड करते हैं तो कांस्टेंट हो गया। और ये हमने बताए थे किसके बराबर है, एंगुलर मोमेंटम के, और एंगुलर मोमेंटम को जे से रिप्रेजेंट करते हैं तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट किसके बराबर, जे के, और ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के। तो पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई चांद मेरे, कांस्टेंट के बराबर आ गई। यो हमारी बड़ी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर ए। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसे फर्स्ट इंटीग्रल इक्वेशन भी बोला जाता है। ठीक, लिख लो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, तो आप पहले ले चुके होंगे। तो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, आर कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बुक में इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सिलेबस में थीटा कोऑर्डिनेट्स में भी है, थीटा में हम निकाल चुके, और थीटा के बिना यानी कि आर कोऑर्डिनेट्स में निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, कर्ली एल अपॉन कर्ली आर निकाल लेंगे, फिर कर्ली एल अपॉन कर्ली आर डॉट निकाल लेंगे। जैसे हमने कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा और कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा डॉट निकाला, ऐसे ही हम कर्ली एल अपॉन कर्ली आर निकाल लेंगे और फिर कर्ली एल अपॉन कर्ली आर डॉट निकाल लेंगे, दोनों वैल्यू निकाल लेंगे और फिर से लैग्रांजियन में रख देंगे। जैसे हमने थीटा के लिए दोनों वैल्यू निकाल के करा है ना, और फिर हमने किस में रख दी थी, इक्वेशन 1 फर्स्ट सेकंड, इसमें लैग्रांजी इक्वेशन में, और सोल्व करा था। ऐसे ही हम आर के कोऑर्डिनेट के लिए निकाल लेंगे और सोल्व करेंगे। पहले हमने थीटा कोऑर्डिनेट के लिए निकाल लिया, अब आर के लिए। क्यों सर, क्योंकि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स की चर्चा कर रहे हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा बोले जाते हैं। जैसे कार्टेशियन में एक्स वाई जेड, तो एक्स की टर्म में निकालते हैं, वाई की में निकालते हैं, जेड की में निकालते हैं। इसमें क्या होता है, आर थीटा, तो आर की फॉर्म में निकाल लेंगे, थीटा की फॉर्म में। अब हम थीटा के लिए सोल्व कर चुके हैं, अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, आर के लिए। तो जैसे थीटा और थीटा डॉट था, ऐसे ही आर और आर डॉट निकाल लेंगे। तो अब हमने क्या किया, कर्ली एल अपॉन कर्ली आर लिया, इज इक्वल टू ये कर्ली अपॉन कर्ली आर, ऐसे एल की वैल्यू रख दी। एल की वैल्यू कितनी है, हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर, हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस वी आर। किस इक्वेशन से लिखी है ये, फ्रॉम सेकंड। तो क्या, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, हमने सेकंड इक्वेशन ही तो यूज की है। अब हम देखो, अब हमें किसके, आर के रेस्पेक्ट में करना, तो ये तो डॉट है, ये तो जीरो हो गया। अब इसमें आर है, ये तो जीरो हो गया, इससे तो टर्म आर डॉट को हिसवा दो, हाफ एम ऐसे ही, इसका आर स्क्वायर का कितना 2r। अब जैसे थीटा डॉट स्क्वायर का 2 थीटा डॉट था, आर स्क्वायर का कितना 2r, थीटा डॉट स्क्वायर तो एज इट इज, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में करना था। अब यो आर पे तो डिपेंड कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ली बी अपॉन कर्ली आर। बताओ कोई रॉकेट साइंस है नहीं, है किसकी वैल्यू आई है, वैल्यू आई ना वहां लिखी हुई है। अब देखो 2 से तो 2 कट गया, कर्ली एल अपॉन कर्ली आर कितना बचा,
एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली आर। इसे आप डेल भी बोल सकते हो। कभी सोचो ये क्या बोल रहा हुआ लिखा हुआ। लो मैं सबसे नीचे को लिख देता हूं, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। कैसे? कर्ली एल अपॉन कर्ली आर, कर्ली एल अपॉन कर्ली आर बराबर एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर, एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली आर। ये लो निकाल ली इसकी वैल्यू हमने। जैसे यहाँ पे कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा की निकाल ली थी, हमने कर्ली एल अपॉन कर्ली आर की निकाल ली। फिर निकाल ली थी कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा डॉट, अब निकाल लेंगे कर्ली एल अपॉन कर्ली आर डॉट। यानी कि जैसे जैसे थीटा के लिए सोल्व किया था ना, ऐसे ऐसे हम आर के लिए सोल्व करेंगे। यहाँ तक कितनी इक्वेशन होगी थी? 4 होगी थी। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी चांद मेरे? ये इक्वेशन नंबर हो गई 5। तो अब क्या करेंगे? कर्ली एल अपॉन कर्ली आर डॉट निकाल लेंगे। नाउ लिख दो, यहाँ पे सो करके लिख दो, नाउ लिख दो जो आपका मन करे। कर्ली एल अपॉन कर्ली आर डॉट निकाल लेंगे, कर्ली अपॉन कर्ली आर डॉट ऐसा ही। एल की वैल्यू रखो फिर से कितनी, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस वी आर। आर डॉट के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें तो आर डॉट है ही नहीं, ये तो जीरो। इसमें भी आर डॉट नहीं है तो ये भी जीरो। इसमें है तो हाफ एम बचा, और इसका करेंगे आर ए डॉट, यो आर डॉट है यहाँ पे, यो रहा। हम जल्दी जल्दी में लगाना भूल गए, यहाँ तो लगा दिया था लगा दिया था। ये आर डॉट का स्क्वायर है तो हमने उल्टा लिख दिया बच्चा मेरे। तो इस गलती का ध्यान रखा करो, डॉट छुटा तो नंबर छुटा समझे? तो यहाँ पे देखो ये तो जीरो, ये टर्म तो जीरो क्योंकि आर डॉट नहीं है, ये टर्म भी जीरो। कितना बचा इसका? हाफ एम इंटू आर डॉट स्क्वायर का 2 आर डॉट, इससे ये कट गया तो एम आर डॉट ना बचा। तो कर्ली एल अपॉन कर्ली आर डॉट की वैल्यू भी आ गई कितनी? एम आर डॉट। इसे इक्वेशन नंबर 6 मान लूं। मैं हर एक इक्वेशन अभी एज्यूम करता चल रहा हूँ, बाद में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है जब इक्वेशन एज्यूम करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 6 एज्यूम कर ली। नाउ यूजिंग लैग्रांजियन इक्वेशन फॉर आर कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ पे लगाई थी हमने थीटा कोऑर्डिनेट के लिए, अब किस कोऑर्डिनेट के लिए लगा रहे हैं? आर कोऑर्डिनेट के लिए। तो जब आर कोऑर्डिनेट के लिए लगाएंगे तो थीटा की जगह क्या ले लेगा? आर ले लेगा। तो डी बाई डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली आर इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करूंगा, बस इक्वेशन 5 और 6 है, इन दोनों की वैल्यू चिपका दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या इसमें क्या करेंगे? यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 6, ये इक्वेशन ही तो 5 और 6 यूज कर रहा हूं मैं इसमें। तो देखो डी बाई डी टी एज इट इज, कर्ली एल अपॉन कर्ली आर डॉट की वैल्यू एम आर डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली आर कितना? एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे बाहर माइनस है, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो सिंबल बदल लेगा, प्लस वाली क्वांटिटी तो माइनस में और माइनस वाली क्वांटिटी प्लस में। बताओ हो गया? अब देखो m तो कांस्टेंट, m तो बाहर, r का एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो r डबल डॉट हो गया। ये तो बताए t के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशियल करते हैं, एक बार करोगे एक डॉट, दो बार करोगे दो डॉट, आ गया माइनस एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर ऐसी। और ये बेटा देखो इक्वेशन फर्स्ट है, डीवी डेल वी अपॉन डेल आर उधर माइनस पहुंच जाएगा तो यहाँ माइनस एफ आर ना आ गया। बताओ, चाहे आप यू ही लिखते चलो, बस मैंने आपको बताया कभी एग्जाम में ऐसा आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ। बताओ यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं? चलो ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, क्योंकि इधर के हिस्से को मैं सारे को रफ कर रहा हूँ, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे बोल दूंगा कि हमने इक्वेशन सेकंड ली थी, थर्ड ली थी, फोर्थ ली थी, आप मुझे बताना। या अभी नहीं कर रहा, अभी यहाँ यूज कर लूंगा। इक्वेशन 1 तो मुझे पता ही चलेगी, 2 लिखी छोड़ देता हूं। अभी 2 भी मुझे एक तरीके से पता ही है, 3 भी पता है। इस हिस्से पे मैं क्या कर दूंगा, आगे का पोर्शन सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। इस हिस्से को मैं रफ कर दे रहा हूँ। वीडियो देखो, मैंने पहले इतना लिख रखा था, अब लिखूंगा तो वीडियो पॉज करके लिखना पड़ेगा, तो अब आगे का हिस्सा मैं सोल्व भी कर दूंगा। अब आप यहाँ पे एक सिंपल सी चीज देखो, हमने क्या पढ़ा था? जे बराबर, ये नहीं पढ़ा, जे बराबर एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो जे बटे एम आर स्क्वायर किसके बराबर है? थीटा डॉट के। तो यहाँ पे जे
स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर की पावर 4 किसके बराबर है? थीटा डॉट के स्क्वायर के। तो हमने यही तो करा, देखो एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या रख दी? जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस एफ आर एज इक्वल टू 0। अब देखो m से एक पावर कट जाएगी, r से एक पावर कट जाएगी, तो एम आर डबल डॉट माइनस जे स्क्वायर ऐसे एम आर क्यूब, ये एफ आर माइनस का उधर जाके प्लस का, अब ये भी माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो एम आर डबल डॉट बराबर जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब प्लस एफ आर। बताओ यहाँ पे मैं लिख दूं इस बात को, चूंकि j बराबर एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, दिख रहा? दिख रहा। तो j बटे एम आर स्क्वायर बराबर किसके? थीटा डॉट के। तो थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ चिपकाई थी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एम आर डबल डॉट बराबर जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब प्लस एफ आर, ये माइनस का उधर जाके प्लस का। ठीक, अब ये नीचे का आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, यहाँ लिख देता हूँ, दिख तो रहा होगा पर क्लियर नहीं दिख रहा हो। ये जो मैं चीजें तुम्हें बताता हूँ ना, कहाँ से कौन सी चीज है, ये बुक में डायरेक्ट लिखी हुई है, तो इसलिए आप इन चीजों पर भी खास ध्यान दो, क्योंकि जब बुक में पढ़ते हैं तो ये चीजें फिर से बाउंस कर जाती हैं। ठीक, देखो क्या एम आर डबल डॉट में ऐसे ही लिख रहा हूं, एम आर डबल डॉट बराबर, इस वाली टर्म को मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, कितना? माइनस के हाफ कर्ली अपॉन कर्ली आर इंटू जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक, माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली आर। सर यो क्या कर दिया? अबे यार, एफ आर तो आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट से किसके बराबर है, यहाँ एफ आर था, एफ आर तो आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट से माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली आर के बराबर है, तो एफ आर की जगह तो ये रख दिया। अब अगर मैं इस टर्म को सोल्व करूं, इस वाले को, तो ऐसी यही बनेगी। कैसे? देखो देखो समझाने को बता रहा हूं, माइनस के हाफ कर्ली अपॉन कर्ली आर, जे स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये तो डिफरेंशियल से बाहर, एम भी कांस्टेंट, ये भी डिफरेंशिएशन से बाहर, तो किसका बचा? आर बटे 2, इसे क्या आर की पावर 2 ऊपर जाके माइनस में होगी। अब इसका कराओ माइनस के हाफ जे स्क्वायर अपॉन एम एज इट इज, इसका कितना? एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यही तो होगा। अब देखो 2 से तो 2 कट गया और माइनस से माइनस कट गया, कितना? जे स्क्वायर अपॉन एम आर की पावर माइनस 3, तो नीचे जाके पावर प्लस में ना हो जाएगी, तो देखो जे स्क्वायर एम आर क्यूब को, जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब को, क्या मैं ये वाली टर्म नहीं लिख सकता? ये वाली, तो मैंने सेम यही तो कर, देखो इसे सोल्व करके क्या यही नहीं आ रहा? यही आ रहा है। सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ भी कर्ली अपॉन कर्ली आ रहा है, यहाँ भी कर्ली अपॉन कर्ली आ रहा है, तो कर्ली अपॉन कर्ली आर को मैं बाहर ले सकता हूँ, तो मुझे लास्ट में रिजल्ट में थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी, तो इसी वजह से मैंने इसे भी कर्ली अपॉन कर्ली आर के फॉर्मेट में बनाने की कोशिश की है, और मैंने कुछ नहीं किया। समझ गए सर जी? समझ गए। अब देखो कितना, एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के हाफ, हाफ क्या? कर्ली बाई कर्ली आर कॉमन ले लू ना, देखो माइनस भी कॉमन ले लिया, कर्ली अपॉन कर्ली आर कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा? जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर प्लस वी। सर प्लस क्यों? अबे माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों टर्म माइनस माइनस वाली प्लस में ना हो जाऊंगी। सर देखो जे स्क्वायर बचा, 2 बचा, एम आर स्क्वायर बचा, यहाँ पे वी बचा, ये तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं। मल्टीप्लाई, अभी और सोल्व करता हूं इसे, मल्टीप्लाई बाई आर डॉट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आर डॉट से मल्टीप्लाई करने पर, तो क्या बचेगा? एम आर डबल डॉट, इधर भी होगी आर डॉट से मल्टीप्लाई, बराबर माइनस के कर्ली अपॉन कर्ली आर जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर प्लस v इंटू आर डॉट,
कोई रॉकेट साइंस। आर डॉट क्या है भैया, टी के रेस्पेक्ट में आर का एक बार डिफरेंशिएशन, यही तो है। तो इस वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाली टर्म को लिख सकता हूं मैं कर्ली बाई कर्ली टी इंटू हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर। सर ये कैसे लिख दिया, अभी बताऊंगा, घबराओ मत। माइनस कर्ली अपॉन कर्ली आर इंटू जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर प्लस वी ऐसा ही, और आर डॉट का मतलब है आर का एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे एक बात सिंपल सी चीज समझो, क्या है, इस वैल्यू को सोल्व करके यू ही मिलेगा। सर कैसे, देखो हाफ ऐसा कैसे ही, एम ऐसा कैसे ही, आर डॉट स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशियल करना, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो 2 आर डॉट की पावर कितना 2 - 1 इंटू आर का एक बार और करोगे आर डॉट का, ऐसी तो करोगे क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे, समझे, dt। चलो कितना, देखो 2 से तो 2 कट गया, एम आर डॉट, 2 में से एक गए 2 बचे, और आर डॉट का एक बार करेंगे तो आर डबल डॉट ना बचे। तो इस टर्म को मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं। सर बिल्कुल लिख सकते हो, आपने तो बता दिया कैसे लिखा गया, क्यों लिखा इस फॉर्म में, यो भी आपको 2 सेकंड में पता चल जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो बच्चा, कर्ली बाई कर्ली टी हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर, तो कर्ली बाई कर्ली टी ना बचेगा, काट के दिखाना नहीं है पेपर में, कभी काट के दिखा दो, कर्ली बाई कर्ली टी बच गया। सर बिल्कुल बच गया, कितना बचा, जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर प्लस वी, यही तो बच रहा है। देखो दोनों तरफ डी बाई डी टी, अब इधर लाके मैं कर्ली बाई कर्ली टी को भी कॉमन ले सकता हूं, इस वजह से तामझाम किया मैंने सारा, चांद मेरे, हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर, ये माइनस का सारा इधर आके प्लस का हो जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर प्लस वी इज इक्वल टू, दूसरी तरफ 0, अबे सारा माइनस का था इधर आके सारा प्लस हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल बस करते जाओ करते जाओ। सो देखो फिजिक्स में डेरिवेशन कभी भी टफ नहीं होते। फिजिक्स में टफ क्या होता है, मैं हर क्लास में यही बोलता हूँ, फिजिक्स में टफ होता है प्रोसीजर याद रखना। प्रोसीजर मतलब किस प्रक्रिया के बाद क्या प्रक्रिया दोहरानी है, ये होता है आपका प्रोसीजर। तो कब क्या अप्लाई करना, बस फिजिक्स में इसे याद रखने में दिमाग की नसें खलबला जाती हैं। तो यहाँ देखो डी बाई डी टी कर्ली बाई कर्ली टी में कॉमन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकते हो। इसे रफ कर दूं इधर के हिस्से को, तो किसी इक्वेशन की जरूरत तो नहीं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़नी। तो अब आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। ओहो, ये मैंने क्या कर दिए, रफ कर दिए। अब यहाँ पे इसे सोल्व करने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा मैं। ये ढिंग का चिकाए, कर्ली बाई कर्ली टी क्या आ गया, कॉमन आ गया, क्या बचा, हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, 2m आर स्क्वायर प्लस v इज इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएशन हटाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, डिफरेंशिएशन को खत्म कर देगा। तो खत्म किया, बचा क्या, हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर प्लस v इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट ऐड नहीं करते अपनी तरफ से, सर बिल्कुल करते हैं बेटा, v के साथ r भी चलता है ब्रैकेट में, आपको पता है, आप चाहो तो लिख लेना या ऐसे रहने देना। अब यहाँ पे एक साइज देखो, क्या चूंकि आपको क्या पता j बराबर m आर स्क्वायर थीटा डॉट है, तो यहाँ j की वैल्यू चिपका दूं, तो कितना, हाफ m आर डॉट का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर r की पावर 4 थीटा डॉट अपॉन 2m आर स्क्वायर, ऐसा कैसे ही रखा, प्लस v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
ठीक, अब देखो m से तो m कट गया, r से 2 पावर तो कितना बचा, एफ एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस एक m बचा, r स्क्वायर बचा, थीटा डॉट बचा, अपॉन 2 बचा, थीटा डॉट का स्क्वायर, यही तो है, प्लस v इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां देखो हाफ m में क्या कॉमन नहीं ले सकता, हाफ एम कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। देखो इन दोनों टर्म में, इसमें और इसमें, हाफ एम कॉमन, आर डॉट स्क्वायर बचा, हाफ और एम तो कॉमन आ गया, क्या बचा, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस वी। एक बात बताओ मेरी, क्या सर, क्या हमने इसे काइनेटिक एनर्जी नहीं बोल रहे थे पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, आर थीटा की फॉर्म में, क्या ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है? तो ये क्या है बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है चांद मेरे, पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये कांस्टेंट के बराबर नहीं आ गई? तो ये क्या है, ये क्या है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। किसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है? आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है सेंट्रल फोर्स की, जो हमने प्रूफ भी कर दी। क्या, काइनेटिक सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अंडर सेंट्रल फोर्स इज जीरो, कि क्या केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का योग नियत रहता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, फिर आगे कुछ चीज बताता हूं। ठीक, चलो अब लिख लो, क्या, सो क्या, द सम का मतलब है योग, किसका, ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, दैट इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ई इज कांस्टेंट अंडर सेंट्रल फोर्स। यही तो बात हम आपसे बता रहे थे चांद मेरे, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब एक चीज और मुझे बताओ, जो इक्वेशन एक तो ये है हमारी, सेम ही है दोनों, इसे इक्वेशन बी मान लूं, और जे की वैल्यू रखने पे ये इक्वेशन मिलेगी, ये इक्वेशन सी मान लूं। तो इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी आर अनोदर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल, another equation of first integral of motion, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन। लो इक्वेशन ऑफ इंटीग्रल भी निकाल दी हमने, निकाल दी, स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहले वाले हिस्से का है, कभी इसे भी अब दोबारा से लिख लो। लो रफ कर देता हूँ इस हिस्से को, कभी आप पहले वाले स्क्रीनशॉट का है, अब लिख लो। ठीक, देखो इतना सारा मैंने पहले से बोर्ड भरा हुआ था, तब भी वीडियो 37-38 मिनट के आसपास पहुंची है। पहले तो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो अब आप एक छोटी सी बेसिक सी बात समझने की कोशिश करो। बुक टफ नहीं है, डेरिवेशन टफ नहीं है, थोड़ा सा इनमें प्रोसीजर मुश्किल है। सर बाकी बुक की क्या कंडीशन है, वे कब चलोगी, क्वांटम तो आपने छेड़ी भी नहीं। आपका मैंने बताया इंटरेक्टिव पैनल ऑर्डर क्या हो, उसके आते ही हम पे सब पीडीएफ फॉर्मेट में फिर एक्सप्लेन करना है। एक दिन में 4-4 वीडियो भी हम आपके सामने फिर पेश कर देंगे। फिलहाल इसके नोट्स भी हम जल्दी प्रोवाइड कराएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।